वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऋषि द क्रिएटर की ऑनलाइन कक्षा में। अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा है। उस कड़ी में जीएस के कई चीज़ों को बेहद ही सरल ढंग से बताने के लिए मैं आपके सम्मुख आ रहा हूँ। आज उस कड़ी में हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य विधानमंडल के एक महत्वपूर्ण अपितु सीमित राज्यों में स्थित, या कहें कि सीमित राज्यों में ही यह व्यवस्था लागू है। जी हाँ, विधान परिषद के विषय। जिस प्रकार से मैंने अपनी पिछली कक्षा में कहा कि केंद्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा दो बेहद ही अनिवार्य संगठन स्थल हैं, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है। फर्क बस यही है कि जहां केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनिवार्य है, दोनों सदन अनिवार्य है, राज्य में विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में अनिवार्य नहीं। और उसी के तहत मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बताया था कि विधान परिषद जो है वह मूलतः इन राज्यों में अवस्थित है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जिसमें मैंने आपको यह भी चर्चा किया था कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा के द्वारा यह पास कर दिया गया है कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा पास कर दिया गया है तो सर आप अभी भी आंध्र प्रदेश का नाम क्यों ले रहे हैं? इस पर जो चर्चा है वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे जब हम विधान परिषद के विषय में समझेंगे। हाँ, एक चीज़ जो आपको अनिवार्य तौर पे याद रखनी है वह यह कि जम्मू कश्मीर में पहले विधान परिषद की व्यवस्था थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो वहाँ से विधान परिषद की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इसलिए जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिखा हुआ है। अब इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे जब हम विधान परिषद के विषय में समझेंगे। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मैंने पिछली कक्षा में बताया कि विधानसभा को क्या कहते हैं भैया? निम्न सदन। तो विधान परिषद जिन राज्यों में है इसे और किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि विधान परिषद को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर विकल्प में उच्च सदन रहेगा तो आपको याद रखना है कि उच्च सदन के नाम से इसको जाना जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये विधान परिषद है क्या? भाई विधानसभा में तो चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। हम मतदाता लोग जो होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, जो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, जो सर्वाधिक मत लाते हैं वो प्रत्याशी विजयी घोषित होते हैं और वह विधानसभा सदस्य बनते हैं, जिनको विधायक कहते हैं। तो विधान परिषद के विषय में एकदम सरल भाषा में इस चीज़ को समझो, बेहद सरल भाषा में। पहला चीज कि इसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाती है। मतलब इसमें जनता सीधे तौर पर, जो उस क्षेत्र की जनता होती है, ये अनिवार्य नहीं है कि वो सीधे तौर पे चुनाव में हस्तक्षेप करे। अप्रत्यक्ष प्रणाली। अब कैसे है, कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब सवाल आता है कि सर बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं कि विधान परिषद जो है उसमें सदस्य निर्वाचित होते हैं और वह अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुने जाते हैं। वह अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुने जाते हैं। अब चर्चा यह होगी कि सर इसके पहले कि हम चुनाव प्रणाली को समझें या किस प्रकार से सदस्य चुने जाते हैं इसको समझें, सबसे पहला चीज़ क्या है? जो देखो होता क्या है ना कि हम लोगों में एक समस्या है, हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ते हैं। हम लोगों को ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट पर चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद फिर चारों तरफ बढ़ेंगे। तो it is very compulsory for any teacher that first of all try to explain the point, particular point,
और उसके बाद फिर आप सभी चीज़ों पर चर्चा करें। तो ये जो विधान परिषद है इन 6 राज्यों में है, सही बात है। अब तुम बोलोगे कि सर यह भी तो एक प्रकार से संविधान में वर्णित है, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी। तो सर हर चीज़ की आप चर्चा करते हैं संविधान के आलोक में, तो विधान परिषद भी जो जिन राज्यों में है या जिन राज्यों में नहीं है उसकी चर्चा तो कहीं ना कहीं संविधान में होगी। तो बिल्कुल संविधान के अनुच्छेद 169, याद रखना, ये चीज़ याद रखने वाली है। संविधान के 169वें अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। और यही 169वां अनुच्छेद में इस बात का भी वर्णन है कि जहाँ विधान परिषद है वहाँ से विधान परिषद की व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। पहला चीज स्पष्ट हो गया कि जो विधान परिषद की चर्चा आती है वह कहाँ से आती है? 169वें अनुच्छेद से, अनुच्छेद 169, कि जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, और जहाँ है वहाँ से विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। तो अब सवाल आएगा कि ठीक है सर, गठन किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, कैसे होगा? तो इसके लिए जो मेन रोल प्ले करता है वो क्या करता है? विधानसभा। विधानसभा में बैठक आहूत की जाएगी। एकदम बिल्कुल चीज सरल भाषा में समझते जाओ। विधानसभा में बैठक आहूत की जाएगी और यह प्रस्ताव लाया जाएगा कि हमारे राज्य में विधान परिषद होना चाहिए। अगर कुल विधानसभा सदस्यों का, मतलब कुल विधायकों का, अगर 2/3 से ज़्यादा, कितना? 2/3 से ज़्यादा, अगर 2/3 से ज़्यादा सदस्य इस बात से सहमत होते हैं कि हाँ विधान परिषद का गठन होना चाहिए, तो वह प्रस्ताव विधानसभा में पास समझा जाता है और उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाता है? संसद में। कहाँ भेजा जाता है? केंद्र सरकार के पास, संसद में, जहाँ संसद फिर इस बात का फैसला करती है कि किया जाए या नहीं किया जाए। मतलब प्रस्ताव 2/3 मतों से पास करके आपको संसद में भेजना होगा, फिर संसद निर्णय लेगा। ठीक वही प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया का लाभ उठाकर विधान परिषद का डिमांड किया जा सकता है। और इसी का दूसरा स्वरूप जो 169 में मैंने कहा कि उसमें ये कि अगर वही विधानसभा की बैठक बुलाई जाए, और अगर वही विधानसभा की बैठक बुलाई जाए और 2/3 बहुमत से यह पास किया जाए कि भैया हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, तो इस प्रस्ताव को फिर से केंद्र के पास भेजा जाएगा और संसद में इस पर निर्णय लिया जाएगा कि हाँ इस राज्य से विधान परिषद को हटाया जाए अथवा नहीं हटाया। और इसी चीज का को आधार मानकर, इसी चीज के, इसी प्रक्रिया के आधार पे आंध्र प्रदेश में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, इस आंध्र प्रदेश में विधानसभा में रिजोल्यूशन लाकर यह पास किया गया 2/3 से ज़्यादा मतों से कि हमारे राज्य के विधान परिषद के गठन को समाप्त किया जाए। और मैंने बताया कि अभी मैंने नाम क्यों लिखा, चूंकि अब यह संसद में फिर गया, फिर संसद में निर्णय होगा कि विधान परिषद रहेगा या नहीं रहेगा। और इसी प्रक्रिया को अपनाकर आज से वर्षों पहले पश्चिम बंगाल की उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने राज्य से विधान परिषद के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। और जिसका नतीजा है, जो मैंने पहले भी चर्चा किया है, कि अगर विधान परिषद पश्चिम बंगाल में होती, वह व्यवस्था होती, तो क्या होता भाई? होता सर, आसानी से ममता बनर्जी, जो ममता दीदी हैं हम लोगों की, वो क्या होती? विधान परिषद से निर्वाचित हो जाती और मुख्यमंत्री पद पर बनी रहती। अभी इस कोरोना काल में और इस बेहद ही पैंडेमिक कंडीशन में अभी उनके साथ क्या परिस्थिति हो रही है? उपचुनाव में जाना होगा, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, अनुकूल अथवा प्रतिकूल। तो विधान परिषद के गठन अथवा निरस्तीकरण दोनों की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 169 में। इस चीज को आप समझ गए। अब जो चर्चा है, जो महत्वपूर्ण चर्चा है कि नंबर ऑफ
सीट्स, कि भाई नंबर ऑफ सीट्स क्या होगा। तो यह मैं पहले भी आप लोगों को बताता हूँ और आज भी बताता हूँ कि संविधान के अनुसार इस बात की चर्चा की गई, संविधान में इस बात की चर्चा की गई कि जो विधान परिषद में कुल सीटें होंगी वह विधानसभा की सीट का कितना होगा, 1/3 होगा। कितना होगा, एकदम बिल्कुल ये आंकड़ा याद रखना, विधानसभा के सीट का कितना होगा, 1/3 होगा। किंतु 40 से कम नहीं, किंतु 40 से कम नहीं होना चाहिए। ये इस चीज की चर्चा संविधान में की गई कि भाई मतलब इसका अर्थ हुआ कि वैसे राज्य जहां विधानसभा की सीटें कम हैं और 1/3 होगा तो सामान्यतः 40 से कम नहीं और विधानसभा के कुल सीटों से 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर था तब तक यह अपवाद में था। क्यों? क्योंकि वहाँ विधानसभा की जो कुल सीटें थी वो कितनी थी, 36 थी। तो खैर अब तो वो चर्चा करने की बात है ही नहीं, चूँकि विधानसभा जम्मू और कश्मीर में है ही नहीं। सो इट मीन्स वॉट, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार जो हमारा संविधान था, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस प्रकार की बनावट की कि 120 से ज़्यादा जहां विधानसभा सीटें हैं, चूँकि 40 के आंकड़े के हिसाब से 120 होता है, 120 सीटों से ज़्यादा जहां पर विधानसभा सदस्य होंगे उन्हीं राज्यों को, अप्रत्यक्ष तौर पे बात तो ये है ना, उन्हीं राज्यों को यह विशेषाधिकार होगा कि वो विधान परिषद के गठन की सिफारिश कर सकते हैं। अब बोलोगे कि ठीक बात है सर, बहुत अच्छी चीज़ है। अब बोलोगे कि सर आपने कहा कि विधानसभा में 2/3 के बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाए कि विधान परिषद को रखना है या विधान परिषद को भंग कर देना है, उस व्यवस्था को समाप्त कर देनी है, तो सर इसमें आपने क्लॉज क्यों डाल दिया कि फिर वो प्रस्ताव जो है पास होने के बाद कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा। तो भैया इस चीज़ को याद रखना, अभी हर जगह जो है ना परीक्षा होने वाली है, रिट वगैरह की भी परीक्षा होने वाली है, तो रिट के अभ्यर्थी सरल भाषा में इस चीज़ को याद रखिएगा पॉलिटी को, कि इस बात की चर्चा संविधान में की गई है कि अंतिम शक्ति विधान परिषद को स्थापित करने या विधान परिषद को भंग करने की अंतिम शक्ति संसद में होगी। इस बात की चर्चा कहाँ की गई है, संविधान में की गई है। तो संविधान में याद रखना है अनुच्छेद 172, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 172 में इस बात की चर्चा है कि विधान परिषद के गठन अथवा भंग करने की अंतिम शक्ति संसद में निहित होगी। इस चीज को एकदम बिल्कुल 3-4 पॉइंट तो एकदम निकल के आ रहा है विधान परिषद से, चूकना नहीं। 169 उच्च सदन कहाँ है, क्रमवार मैंने कल भी बताया है, पिछली कक्षा में बताया है, आप देख लेना कि कहाँ कितने नंबर ऑफ MLCs हैं, लाइक कहीं 75 है, कहीं 100 है, तो इस तरह से आप अपना निकाल लेना, कहीं 92-96 है। और अनुच्छेद 172 इस बात को बताता है कि विधान परिषद गठन अथवा भंग करने की अंतिम शक्ति कहाँ निहित है, संसद में निहित है। अब जो चर्चा आई कि विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए एक वाक्य बताएं जिससे कि सब कुछ समझ में आ जाए, तो एक वाक्य में आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता है कि विधान परिषद एक निर्वाचित तथा अंशतः मनोनीत, विधान परिषद एक निर्वाचित तथा अंशतः मनोनीत संस्था है, अंशतः मनोनीत सदन है। इस चीज को आपको जो है याद रखने की आवश्यकता है। अब कैसे है इस चीज को समझेंगे, क्यों? क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से विधान परिषद के 5/6 सदस्य 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। याद रखना विधान परिषद का यह स्ट्रक्चरल डिजाइन है कि मैंने क्या कहा कि निर्वाचित तथा अंशतः मनोनीत, यही कहा ना। तो याद रखिएगा कि 5/6
निर्वाचित होता है और 1/6 क्या होता है, मनोनीत होता है। इस चीज़ को आपको याद रखने की जरूरत। अब सवाल आता है कि सर बेहद ही सरलता के साथ आपने ये चीज़ें तो बता दी कि ये चीज़ तो आपने बता दिया सर कि 5/6 निर्वाचित और 1/6 क्या है, मनोनीत है। तो अब इसको एकदम क्लियर किया जाए, आसान अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि विधानसभा परिषद में 5/6 निर्वाचित, 1/6 मनोनीत। ठीक बात है सर, बता दिए, हम लोगों को याद हो गया। अब क्या है निर्वाचित, कितने सीट्स हो रहे हैं निर्वाचित में, उनमें क्या कोई भाग है कि एक समग्र तौर पे बस ये याद कर लिया जाए तो 5/6 निर्वाचित और 1/6 मनोनीत, ये याद कर लो जो बेसिक परीक्षा होती है, जिसमें ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना कि लाइन बाय लाइन के पेज के अंदर के शब्दों को नहीं निचोड़ा जाता है, तो ऐसी परीक्षाओं के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन भाई चूँकि जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं पढ़ाता तो समग्र तैयारी से हूँ कि सभी परीक्षाओं में कुछ न कुछ, मैं अपने आप को यह नहीं कहता हूँ कि बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ मैं वैसे पाठ्यक्रम को तैयार करता हूँ जिसमें मेरी कोशिश होती है कि किसी भी प्रकार के परीक्षा में कुछ न कुछ स्तर पे तो लाभ मिलना चाहिए जानकारी का। तो जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए ये लिखने से काम नहीं चलेगा, इतनी जानकारी से काम नहीं चलेगा। तो अब याद क्या रखना है कि भाई एक्यूरेट बताइए सर कि कहाँ क्या कितना सीट में कैसे खेल होता है। तो अभी हम लोग वही चर्चा करेंगे। तो कुल सीट का 1/3, याद रखिएगा, कुल सीट का 1/3 निर्वाचन विधानसभा सदस्य द्वारा, याद रखना है पहला पॉइंट। जो 1/3 सीट है उसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। क्यों, चूंकि विधान परिषद भले ही 6 राज्यों में, विधानसभा तो हर राज्य में, जहां विधान परिषद होगा मतलब वहां विधानसभा है, तो उसके 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कौन कर देंगे, कौन कर देंगे, बिल्कुल सही, विधानसभा के सदस्य कर देंगे। फिर 1/3 जो सदस्य हैं, जो 1/3 सदस्य हैं, मतलब अभी तक आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो ये चर्चा कर रहे हैं ये कहाँ का कर रहे हैं, 5/6 का कर रहे हैं। कहाँ का कर रहे हैं, 5/6 का कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन ना दिमाग में डाल लेना कि अब ये जो है ना कि मैं ये चर्चा ये फुल पे कर रहा हूँ ना। पहला चीज़ तो मैंने तुमको बता ही दिया ना कि 5/6 निर्वाचन और 1/6 मनोनीत। तो बोलोगे हाँ सर एक बार तो बता ही दिए। इसका मतलब क्या है, अब ये जो चर्चा हो रही है ये 5/6 में हो रही है। ये जो चर्चा हो रही है 5/6 में हो रही है। मतलब एक लाइन में इसको सरल भाषा में समझो कि अगर 60 सीट है तो 60 में 50 निर्वाचित हुआ और 10 मनोनीत हुआ। बोलोगे हाँ सर। तो अब ये जो 1/3 और जो भी आंकड़े निकल रहे हैं, इसीलिए मैं बेहद आसानी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको याद रह जाए। अब इसी 50 का 1/3 ऐसे करके समझ लो, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो अब जो अगला 1/3 सदस्य है, 1/3 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है स्थानीय स्वशासी संस्था के द्वारा, स्थानीय स्वशासी संस्था के द्वारा। 1/3 का निर्वाचन विधानसभा सदस्य कर दिया इस 5/6 में, 1/3 का कौन कर दिया, स्थानीय स्वशासी संस्था के द्वारा कर दिया गया। फिर तीसरा 1/12 भाग, इस 5/6 का 1/12 भाग जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव राज्य के ऐसे स्नातक द्वारा। आप सुनते होंगे कि ग्रेजुएट जो वोटर होते हैं वो विधान परिषद के लिए वोट डालते हैं, तो वह जो चुनाव होता है वह इस 5/6 का 1/12वां भाग के लिए होता है, जिनको कि भाई बीए या बीएससी किए हुए, इस चीज़ को याद रखिएगा, 3 इयर्स हो चुका हो, जिसको वैसे स्नातक जिनको बीए अथवा बीएससी स्नातक किए हुए 3 वर्ष या उससे ज़्यादा का समय हो गया है, वह जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वह 1/12वें सीट के लिए जो चुनाव होता है उसमें अपनी भागीदारी करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हर स्नातक, जैसे मान लीजिए मैं भी स्नातक हूँ, मैं उसका सदस्य नहीं हूँ, मैंने वो उसमें सदस्यता नहीं ली है, तो ये नहीं समझना है, इस चीज़ को समझ लो। इसीलिए मैंने कहा अप्रत्यक्ष,
कि भारत का हर स्नातक विधान परिषद के इस प्रकार के सीट में मतदान की प्रक्रिया में भाग लेगा, ऐसी बात नहीं है। वह पार्टिकुलर सेगमेंट में जो उसमें संबद्ध लोग होते हैं, स्नातक किए हुए रहते हैं, वो ही इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद बच गया क्या, 1/6। तो यह 1/6 कौन करता है मनोनीत? राज्यपाल करते हैं। यह 1/6 कौन करता है मनोनीत? राज्यपाल करते हैं। और यही राज्यपाल मतलब हमको उठा के कर देंगे? नहीं, इसके लिए भी एक कैटेगरी बनाई गई है संविधान में कि जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, आंदोलन, सहकारिता आंदोलन इत्यादि से जुड़े हुए हैं, विशिष्ट योगदान दिए हुए हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को ही इसमें किया जा सकता है। और यही कारण है कि इधर मैं एक दिन समाचार पत्र देख रहा था तो एक चर्चा बिहार के विधान परिषद सदस्यों की हो रही थी कि इधर हाल में ही कुछ सदस्यों का मनोनयन जो है राज्यपाल के द्वारा किया गया है और उनको इसी कोटे के तहत डाला गया है। तो किसी जनसाधारण व्यक्ति ने, समाजसेवी ने संभवतः यह प्रश्न उठाया कि भाई इस बार जो मनोनयन हुआ है क्या वह इन सेवाओं से, कला, साहित्य, समाज सेवा इत्यादि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं अथवा नहीं हैं। मतलब अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन, देखो अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत चीज़ें तरीके से लिखी हैं। अब ये फ़र्क है कि लोकतंत्र है वो धीरे धीरे घूमते घूमते एक अलग ही रूप में हम लोगों के सामने आ जाता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन जब संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया। क्यों? यह 1/12 इसमें जनसाधारण को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं? और नहीं है, इसी के कारण तो इसको उच्च सदन कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह प्रबुद्ध लोगों का सदन होता है। तो प्रबुद्ध लोगों का सदन कहने से नहीं, यही जो आप 1/12 सीट सुनते हैं, यह संविधान के इस मनोदशा को दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार से विधान परिषद अथवा राज्यसभा की गरिमा को बढ़ाने के लिए कितनी सीमाएं निर्धारित की, कितने प्रक्रियाओं को थोड़ा जटिल बनाया कि जो इसके सदस्य हों वह निसंदेह विशिष्ट होने चाहिए, आम नहीं होने चाहिए। अब सवाल आता है इतनी चर्चा के बाद कि सर सब कुछ समझ गए, विधान परिषद को समझे, आर्टिकल 169 को समझे, 172(2) को समझे, संसद के रोल को समझे, जिस प्रकार से विधानसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं हैं क्या उसी प्रकार से विधान परिषद के लिए भी योग्यताएं हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, विधान परिषद के लिए भी योग्यताएं निर्धारित की गई। पहला, नागरिक भारत का, भारतीय नागरिक, पहला चीज, एज 30 ईयर और मोर, 30 या 30 से अधिक होना चाहिए। विधानसभा में कितना बोला था मैंने? 25 या उससे अधिक। विधान परिषद में 30 या उससे अधिक। तीसरा, वह संसद द्वारा विधान परिषद की सदस्य हेतु जो निर्धारित योग्यताएं हैं उसको पूर्ण करे। और चौथा, वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की शर्तों को पूरा करता है। 4 चीजें, एज 30 और मोर देन 30, सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा, संसद द्वारा विधान परिषद की सदस्यता हेतु निर्धारित योग्यताओं को पूरा करे। और चौथा, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 को पूरा करने की क्षमता रखे। यह विधान परिषद के सदस्य होने के लिए निर्धारित योग्यताएं हैं। अब याद रखिएगा एक सवाल, विधानसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? विधायक। विधान परिषद के सदस्य को क्या बोलेंगे? विधान पार्षद। विधान पार्षद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट मीन्स द मेंबर ऑफ विधानसभा जो होते हैं उनको इंग्लिश में एमएलए कहेंगे। और जो मतलब लेजिस्लेटर के मेंबर होते हैं असेंबली के, और जो इसके विधान परिषद के सदस्य होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसको एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी कहते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब आप पूछिएगा कि सर बड़ा तरीका से विधान परिषद को समझे, सृजन को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, योग्यताओं को समझे, विधान परिषद का कुछ कार्य है? बिल्कुल है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ जो भी आम प्रस्ताव लाए जाएंगे, आम विधेयक लाए जाएंगे, उसकी चर्चा विधान परिषद में भी होगी। विधान परिषद उसको महत्तम 4 महीने तक रोक सकता है। 4 महीने के बाद
के अंदर अगर वो वापस नहीं करता है तो वह प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा मान्य समझ लिया जाएगा। दूसरी चीज़, धन विधेयक के मामले में विधान परिषद की कहीं कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को राज्य में विधानसभा को ही जो है पूरा अधिकार है धन विधेयक के मामले में। इस चीज़ को आपको याद रखने की आवश्यकता है। और संविधान संशोधन में भी सीमित अधिकार हैं। वस्तुतः अगर इसको सरल भाषा में समझो तो किसी राज्य के लिए विधान परिषद जो होता है सीमित जगहों पर होता है और सीमित दायरे होते हैं, लेकिन जो दायरे होते हैं वो बेहद ही प्रभावकारी और समाजोपयोगी होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऋषि द क्रिएटर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।